Good morning, class. As you know, we have finished the revision in this practice set up to question number 3, and we'll start now from question number 4. Okay. Before this, one problem is there when you are sending the homework. Then, if you send all the questions in homework to confirm that these questions are correct or not, then it is good. बट प्रॉब्लम इज़ फॉर मी टू चेक ऑल द क्वेश्चंस एट अ टाइम. जब आप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है कि ये सही हैं या नहीं, मुझे कुछ बच्चों ने बताया, इसके लिए आप सारे क्वेश्चन अगर सेंड कर दे रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है इंडिविजुअली आपने 5 ही तो क्वेश्चन सेंड करें या 6 करें या 10 करें, लेकिन अगर सारे बच्चे इस तरह से क्वेश्चन सेंड करते हैं तो मेरे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाता है क्वेश्चंस का, और सारी क्लासेस से इसी तरह से अगर सॉल्यूशन आते हैं तो चेक करने में प्रॉब्लम होती. तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि सेंड ओनली दोज क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चंस विच आर इन होमवर्क. उससे ज़्यादा आपको सेंड नहीं करना है. अगर आपको कंफर्म ही करना है तो आप एक काम और कर सकते हैं, होमवर्क के साथ ना भेजकर उसको किसी और टाइम में आप सिर्फ मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये इस तरह से होंगे या नहीं. उसके अलावा आप जितने भी क्वेश्चंस हैं यू विल डू इन द कॉपी, और जब कॉपी करेक्शन के लिए आती है तो देन एट द सेम टाइम क्वेश्चंस विल बी चेक्ड. ओके. सो आप अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हो कि हम इतने क्वेश्चन सेंड करते हैं, पूछ लेते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है चेक करने पे, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे बच्चे अदर स्टूडेंट्स भी सेंड करते हैं. तो आपको जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वही सेंड करना है. टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ओके. So now we are starting from question number 4, and in this question 4, since all these are the long questions now, ये long questions हैं सारे 5 marks वाले, तो इन long questions में मोस्टली 2 या 3 पार्ट्स होंगे. तो इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स हैं. सबसे पहला जो इसका पार्ट है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो ये स्टेटमेंट कई बार आ चुका है, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट. ठीक है, आपको लिखना है इसमें. तो जो उसका स्टेटमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी से. अब कैसे स्टेट करना है दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, और आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देना है. ठीक है. उसके बाद इसका जो एक और पार्ट इसी के साथ में अटैच्ड है, दैट इज़ express it mathematically when two bodies of masses m1 and m2 moving in same direction along same straight line with velocities u1 and u2 respectively. तो ये जो आपका ये वाला पार्ट है, इसमें आपको याद होगा कि वन डेरिवेशन इज़ देयर, और 9th क्लास से ही डेरिवेशन जो स्टार्ट हो जाते हैं, दोज आर अप टू 11th. 9th और 11th का सिलेबस मोस्टली सिमिलर है, और इनमें जो डेरिवेशंस आप अभी करेंगे सेम डेरिवेशंस आपके 11th क्लास तक चलेंगे. तो सबसे पहले डेरिवेशंस पे कमांड बनाइए. आपको याद होगा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने जो इसको ड्राइव किया था वो हमने एक डायग्राम से ड्राइव किया था. उस डायग्राम में क्या था कि 3 इस तरह से कंबाइंड डायग्राम्स थे. इसको लिखा था मैंने पार्ट ए. यहाँ पर 2 बॉडीज़ थी, m1 और m2 मासेस की. ये दोनों u1 और u2 वेलोसिटीज़ से चल रही थी, और इस पार्ट को हमने लिखा था बिफोर कॉलिजन. फिर हमने एक डायग्राम बनाया था जब इनके बीच में कॉलिजन होता है, इस पार्ट को हमने लिखा था ड्यूरिंग कॉलिजन. और फिर एक पार्ट था कि आफ्टर कॉलिजन इनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं, ये हो जाती हैं v1 v2, मासेस सेम रहते हैं. और ये पार्ट आपका सी था आफ्टर कॉलिजन. तो ये बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन में हमने इसको डिवाइड किया था. फिर हमने इसको जब ड्राइव किया था तो इन द लास्ट वी गॉट वन रिलेशन, और वो रिलेशन था आपका m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. तो विद डायग्राम आपको करना है. सबसे पहले आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है. डायग्राम बनाकर उस एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स लिखने हैं, और इन द लास्ट आपका जो फॉर्मूला आएगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है, जो कॉम्प्लिकेटेड है आपकी प्रीवियस क्लास से, 8th क्लास से जो चेंजेस आते हैं साइंस के सिलेबस में, वो न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ही हैं. थ्योरी और डेफिनेशन टाइप तो बहुत इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो मैं एक कमांड ऑन दिस, इसको आप पहले कॉपी से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद बिना देखे आपको करना है. ओके. देन इट्स बी पार्ट इज़ अ न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम. तो इसको कन्वर्ट करना है. यहीं से आप गिवन नोट करना स्टार्ट कर दिया करिए. क्वेश्चन में जहाँ से भी आपने रीडिंग स्टार्ट की तो आपके लिए इजी होगा कि वहीं से अगर आप गिवन नोट करते जा रहे हैं
तो पता चलता जाएगा कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो मास इज गिवन, लिख लेंगे आप 500/1000 किलोग्राम। मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल। एक हैमर है, इतनी स्पीड से चल रहा है और एक नेल से स्ट्राइक करता है, और द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड। तो क्या होता है कि हैमर का मास गिवन है, हैमर की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ये जो है दैट इज़ व्हाट इनिशियल वेलोसिटी। मास दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। जब हैमर नेल से स्ट्राइक करता है तो लिखा है नेल हैमर को स्टॉप कर देती है, तो उसका मतलब हैमर की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। टाइम भी दे रखा है, टाइम है 0.01 सेकेंड। तो लिखा है व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम। तो हैमर के जो मोमेंटम में चेंज होता है आपको वो फाइंड करना है, हैमर के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है। के लिए जो चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन होता है वो आपने इम्पल्स में भी पढ़ा है, और चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको पता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम आपका एम वी हो जाएगा और इनिशियल मोमेंटम एम यू हो जाएगा। एम कॉमन लेंगे तो वी माइनस यू। तो यहाँ सारी चीज़ें दे ही रखी हैं, मास गिवन है ऑलरेडी, इसको ब्रैकेट के बाहर ले लीजिएगा, वी और यू, जिसमें से आपका वी 0 है। तो चेंज इन मोमेंटम का आंसर जो आएगा दैट विल बी विद माइनस साइन, क्योंकि यहाँ वी 0 हो जाएगा, यू की वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो ये आपका आंसर आता है चेंज इन मोमेंटम का, ठीक है। उसी के साथ में एक पार्ट है ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होगा कि इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था उस टाइम जब इसका डेरिवेशन हुआ था, इम्पल्स का फॉर्मूला ये है और यही फॉर्मूला इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, यानी कि इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो आपको अब क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। ये आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, मीन्स एम वी माइनस यू इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना है, एम वी माइनस यू इज इक्वल टू एफ टी। यहाँ से फाइंड क्या करना है, एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो इसको आपको किससे डिवाइड कर देना है, टी से डिवाइड कर देना है। तो ये जब आप टी से डिवाइड करेंगे, ये ऑलरेडी आपके पास आंसर है, तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, फोर्स का, ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जब आप फोर्स का आंसर फाइंड कर चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स फाइंड करने के बाद आपको बताना है कि गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ये जो फोर्स है इसका आपको रीज़न भी देना है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द नेल ऑन द हैमर। फोर्स कितना लगाता है नेल हैमर पर, तो इसका जो रीज़न होगा वो रीज़न ये होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हैमर है वो नेल को हिट कर रहा है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसी तरह से जो नेल है वो भी हैमर को बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी। तो दैट्स वाई द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मतलब नेल प्लस हैमर, रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इस तरह से आपको रीज़न में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रीज़न देना है, ओके। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में है आपका नेम एंड डिफाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इलस्ट्रेट ईच ऑफ देम विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको पता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है ये नहीं बताना है, यहाँ टाइप्स बताने हैं सिर्फ। तो टाइप्स में आपको स्टार्ट करना है। अब देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा जो फिज़िक्स के जो क्वेश्चन हैं वो टू द पॉइंट आंसर लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इनर्शिया को डिफाइन करेंगे देन दैट इज़ यूजलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, उनका जो इनर्शिया के टाइप्स हैं उनका नाम बताना है। तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि वी नो द इनर्शिया इज़ ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और फिर उसको आप क्या करेंगे, डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया में जो डेफिनेशन आई थी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की जब आप डेफिनेशन देंगे तो क्या डेफिनेशन होगी कि इफ़ a body is at rest then it will remain at rest until or unless an external force is applied on it.
तो ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। इसी के साथ में आप क्या करेंगे, यहीं पर सुटेबल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी यहीं देते जाएंगे, एक ही एग्जाम्पल देना है। तो फर्स्ट नंबर पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आपका बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, मैंने बताया था, जैसे लीव्स एंड फ्रूट्स वाला एग्जाम्पल है, जब डिटैच हो जाते हैं ट्री से, जब उसकी ब्रांचेस को शेक किया जाता है। इसी तरह से आपका ब्लैंकेट वाला है कि ब्लैंकेट को बीट करते हैं तो उससे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आप एक कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर आपका इनर्शिया ऑफ मोशन आता है, फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आता है, और उनमें सभी में एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है दैट विल बी डन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए यहाँ फिर से क्वेश्चन नंबर 6 में डिफाइन मोमेंटम आता है, इसको आप स्किप कर देंगे। डिफाइन मोमेंटम स्टेटेड एसआई यूनिट, ये पार्ट आपको नहीं करना है। सेकेंड पार्ट पर आएंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ दिस टू दिस। तो आपको क्या करना है, मास नोट करना है, इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है, फाइनल वेलोसिटी लिखनी है, 8 सेकेंड, और टाइम लिखना है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम का आप फॉर्मूला लिखेंगे mu, मास दे रखा है, u है आपका 4, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे mv, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो आंसर्स हो गए आपके। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जैसा मैंने अभी बताया था, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी कि mv माइनस mu, जो दो आंसर आए उनको सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड कर किससे करना है, टाइम से। तो सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, तो आपका ये आ जाएगा फोर्स। तो आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट मुझे सेंड करना है एज अ होमवर्क। ओके, सेकेंड पार्ट आपका यहाँ होमवर्क है क्वेश्चन 6 का। उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल। ये टोटल न्यूमेरिकल पोर्शन है, प्रैक्टिस सेट आपका सेम चल रहा है, उसमें सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स ही हैं इसमें, और ये भी लगभग लॉन्ग क्वेश्चंस में ही हैं। तो जो न्यूमेरिकल है उसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, मास को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, स्ट्राइक्स और सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो आप मास नोट करेंगे, और जो स्पीड है वो दे रखी है, और तो ये होगी इनिशियल स्पीड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड u है, एंड गेट्स इम्बीडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 5/100 लिखना पड़ेगा ये मीटर, और गेट्स इम्बीडेड, और ये डिस्टेंस दे रखी है। पहला क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, लेकिन यहाँ पर मास तो दे रखा है, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, वैसे ही फाइंड करना है जो जो गिवन कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ s दे रखा है, मास दे रखा है, और इनिशियल स्पीड u दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइंड करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप अगर थर्ड इक्वेशन मान लीजिए यूज़ करते हैं a फाइंड करने के लिए, तो आप सोच रहे हैं कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ से a अगर फाइंड करेंगे तो v² माइनस u² अपॉन 2s, यानी कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पर v चाहिए है a फाइंड करने के लिए, s तो दे रखा है। तो जब इम्बीडेड वाला केस होता है तो हमेशा जो भी बुलेट है वो किसी भी चीज़ के अंदर इम्बीडेड होकर उसके अंदर धंस कर रुक जाती है, उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी 0। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है। पहले आप ये फार्मूला यूज़ करिए, उसके बाद आप फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा पार्ट है द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। तो जब आपका ये आंसर आ जाएगा तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v 0 हो जाएगा, टाइम फाइंड कर देंगे, और u और a आपके पास ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ा सा लेंदी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, और अब आपके पास क्या है, बहुत बड़ा एक बंच ऑफ क्वेश्चन है। पहले आपको ये प्रॉब्लम थी कि आपके पास क्वेश्चंस नहीं थे, और जितने बुक में हैं या फिर जितने आपके पास अगर कोई सैम्पल पेपर अवेलेबल है उसी से करना है। लेकिन अब मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं, और उसमें मोस्टली अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल सिमिलर भी हैं। आपको पता होगा कि ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो एक जैसे हैं, जिसको मेथड समझ आ गया उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये कलेक्शन जो न्यूमेरिकल है का है, संभाल कर रखिए, और इसकी प्रैक्टिस इसी के अकॉर्डिंग करते रहिए। बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है, ऐसा नहीं आज होमवर्क सेंड करना है आज ही करेंगे, जब भी टाइम मिलता है तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपका जो क्वेश्चन 1 है दैट इज़ ऑल्सो होमवर्क।
ठीक है। इससे पहले आपका क्वेश्चन था होमवर्क में, अब ये वाला होमवर्क है, इसको भी आपको सेंड करना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और 3 क्वेश्चन, उसके बाद आपका ये दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एफ गिवन है प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए दे रखा है ऑन मास m1, मास गिवन नहीं है, एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा एक्सेलरेशन है, इसको a2 लिख दीजिएगा, ऑन मास m2। व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स, टोटल एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। फोर्स सेम है कब, किस कंडीशन में, जब दोनों मासेस को टाई कर दिया जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इनका मतलब ये है कि सबसे पहले एक्सेलरेशन लग रहा था इतना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब एक ब्लॉक था जिसका मास m1 था। दूसरी बात लग रहा है आपका एक्सेलरेशन दूसरे केस में लग रहा है आपका 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब मास है आपका m2। तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों मासेस को क्या कर दिया है, एक साथ टाई कर दिया, यानी कि आ गया आपका फर्स्ट मास, ये आ गया आपका सेकेंड मास, ये 1 है ये 2 है। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है, वही आपका 5 न्यूटन। अब पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो हमेशा होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो F अपॉन एम, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, लेकिन टोटल मास क्या होगा m1 प्लस m2। अब टोटल फोर्स तो आपके पास है 5 पुट कर देंगे, लेकिन m1 प्लस m2 आपके पास नहीं है। तो आपको पहले तो m1 और m2 सॉल्व करके फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, फिर से आप फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन कंडीशन क्या होगी, पहला वाला केस आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट केस। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m1 a1, यहाँ से क्या फाइंड करना है m1, तो m1 हो जाता है आपका F अपॉन a1। F कितना दे रखा है 5 और a1 आपका कितना है 8, यहाँ से आएगा आपका m1। उसी तरह से आप सेकंड केस में m2 फाइंड करेंगे, फिर m1 m2 को ऐड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब आएगा आपका टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क। ओके, सो नाउ वी हैव फिनिश दिस वन क्वेश्चन, दैट वाज सेकंड क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।